जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 जो था वो सेल स्टार्ट किया हुआ था, उसकी हम लोगों ने डिस्कवरी किया अबाउट, और उसके हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि सेल की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट किया हुआ, तो उसमें डिस्कवरी के अबाउट हमारी जो थी वो डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हुई थी। आज भी सबसे पहले मैं 2 साइंटिस्ट ने जिनका वाकई में काम जो था वो सक्सेसफुल भी हुआ और उनको जो है वो दुनिया ने माना भी, और स्टिल जो है वो उनकी पब्लिकेशंस बुक्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनका काम जो था वो बिल्कुल ठीक था। और उसी को लेकर के जो है वो साइलेंट फीचर्स जो थे वो सेल के जो थे वो पेश किए गए थे। बेसिकली आज जिनके बारे में मैं डिस्कशन करने लगी हूँ वो ग्रेट साइंटिस्ट हैं। एक जो साइंटिस्ट है वो बेसिकली उसका नाम जो है वो अडोल्फ विर्चू है, और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो लुईस पास्चर है। तो इन्होंने अपना जो है वो अहम किरदार जो है वो सेल को लेकर के किस तरह से अदा किया, तो आज जो है वो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो बेसिकली जो है ये अडोल्फ विर्चू ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। जर्मन साइंटिस्ट, इसने ये कहा कि ऑल सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जितने सेल्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। बेसिकली अगर हम देख लेते हैं तो उसमें के पहले से जो सेल्स मौजूद होंगे वहीं से ही ये सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद इसने अपना एक वर्ड जो था विर्चू का एक वर्ड है ओमिनस सेलुला। तो इसने इस चीज़ को सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने अपने एक वर्ड के अंदर सेलुला, ओमिनस सेलुला के अंदर इसको पकड़ के रख दिया। तो विर्चू का एक वर्ड है ओमिनस सेलुला। अब इसका काम जो था वो सक्सेसफुल भी हुआ था कि जितने भी पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उन्हीं से जो है वो नए सेल्स बनते हैं। तो इसने एक जो था वो आइडिया दिया था बेसिकली बायोजेनेसिस के अबाउट। इसने जो था एक जो पहले एक आइडिया मौजूद था इसने जो आइडिया अपना दिया था, बेसिकली इसका आइडिया थोड़ा सा ऑपोजिट था, जो कि बायोजेनेसिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो बायोजेनेसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग थिंग्स। कि बायोजेनेसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, synthesis of substances by living things। by living things कि जो सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है वो लिविंग थिंग्स से बनती है, और ये प्रोसेस जो है वो बायोजेनेसिस बेसिकली कहलाता है। और बायोजेनेसिस को अगर हम देख लेते हैं तो बायोजेनेसिस में ये है जानदारों का जानदारों से ही पैदा होना। और जो अडोल्फ विर्चू ने अपनी जो थी वो डिस्कवरी दी थी अबाउट सेल, इसकी वो डिस्कवरी बिल्कुल अपोजिट थी। अगर हम बायोजेनेसिस को देख लेते हैं तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बायोजेनेसिस, आर हाउ कैन यू डिफाइन बायोजेनेसिस, आर डिफाइन बायोजेनेसिस। तो तीनों तरह से जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप बायोजेनेसिस को जो है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सर उसके बाद जो है वो कि लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है, इसने जो है वो अडोल्फ विर्चू ने जो है वो अपना काम किया था 1855 में, और उसके बाद लुईस पास्चर ने 1862 में अपना काम किया था। 1855 में अडोल्फ विर्चू काम कर रहा है और लुईस पास्चर जो है 1862 के अंदर काम कर रहा है। इसने ये कहा कि अगर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, तमाम सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो इसने ये कहा था कि जी मैं आपकी बात मानता हूँ। अडोल्फ विर्चू के आइडिया को ही लेकर के उसने अपनी रजामंदी का इजहार किया। तो उसने कहा था कि जी मैं एग्री हूँ, जो आपने डिस्कवरी की है वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अगर हम देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दे कैन आल्सो कुड बी फाउंड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसने ये कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये प्रोसेस सेम वही प्रोसेस होता है जिस तरह से आपने ये कहा
कि सेल्स जो होते हैं वो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स could also be originate from pre-existing cells. Pre-existing cells. इसने अपनी रजामंदी का जो है वो इजहार कर लिया और इस तरह से जो है इन्होंने इसने सपोर्ट किया था एडोल्फ विर्चू के आइडिया को, इसने सपोर्ट किया और इसने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एंड यू नो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए जो है वो हमें माइक्रोस्कोप की बेसिकली ज़रूरत होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो बी ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। लविस पॉस्टर एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है। अगर साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं तो 10th क्लास के एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है ड्रग्स के, एडिक्टिव ड्रग्स वाला चैप्टर है, उस एडिक्टिव ड्रग्स वाले चैप्टर के अंदर इसने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया और इसने जो है वो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के ऊपर इसने काम किया था बेसिकली, और इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यहाँ पे आइडिया इसने दिया था, क्योंकि इसका काम ही जो था वो स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, जिसमें इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अबाउट ये स्टडी कर रहा था और इसने उसके ही अबाउट स्टडी करके ये बताया कि उसके भी जो बैक्टीरिया बेसिकली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो बैक्टीरिया जो है दे कैन आल्सो कुड बी ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इनके काम को जो है वो बड़ा सराहा गया क्योंकि इन्होंने सेल की डिस्कवरी में अपना नुमाया किरदार जो था वो अदा किया था। तो हमें साइंटिस्ट के जो है वो ग्रेट जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने सेल के जो साइलेंट फीचर्स थे इन्हीं की ये बिना पे बने थे, जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उन पे ही सेल के जो है वो साइलेंट फीचर्स बन गए और उनकी पब्लिकेशंस जो थी वो बुक के अंदर होना शुरू हो गई थी। सो हम अब साइलेंट फीचर्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Silent features of cell theory. तो सेल के साइलेंट फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल होल्ड कर रहा होता है, सेल ही उसको कैरी कर रहा होता है। सो आई कैन राइट it, cell is the structural and functional unit of life. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेल जो है अगर सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को भी जो है वो बनाते हैं। सो आई कैन राइट इट एज सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स because they can make complex multicellular organisms. तो सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, जिस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, तो इसी तरह से जो सेल्स होते हैं वो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी कम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को वो बनाते हैं। सो इसके बाद जो है ये और हमने बात की थी कि साइटोलॉजी ही बेसिकली जो है वो बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसके अंदर जो है वो हम साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी, किस तरह से जो थे वो डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी साइंटिस्ट को, तो वो तमाम जो है, और सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। हम बेसिकली अगर एक सेल की बात करते हैं तो उस सेल के अंदर यहाँ पे अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म मौजूद है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सेल के अंदर जो थी वो स्टडी की गई थी। और बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी, जिसमें सेल के साइलेंट फीचर्स के अबाउट जो है वो स्टडी की जाती है। सो यहाँ पे जो है वो मज़ीद साइलेंट फीचर्स के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर डिवीजन ऑफ द सेल्स। सो आई कैन राइट इट एज सेल्स ओरिजिनेट as division of cells, division of cells। तो तमाम सेल्स जो हैं जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सेल्स की डिवीजन से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो सेल जो है इस पे जिस तरह से सेल थ्योरी की जो थी वो डेवलपमेंट होती गई थी, इसी तरह से उसकी डेवलपमेंट होने के साथ साथ साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो थी वो स्टडी करना शुरू कर दी थी। और डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट जो है वो रिसर्च पेपर्स को, डिफरेंट जो है जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो मिल रहे थे उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के अंदर जा करके पढ़ना शुरू कर दिया। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, प्लांट्स की बॉडी के ऊपर किए, एनिमल्स की बॉडी के अंदर किए, और फिर वहाँ पे जो है वो सेल को डिस्कवर करने की कोशिश की। और जो भी नई चीज़ उनको मिल रही थी वो उसको साथ साथ पब्लिकेशन वाला काम भी करते रहते, तो उसको अपनी बुक्स के अंदर जो था वो पब्लिश करवाते रहे। और उसके बाद सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कंसेप्ट। इसको यूनिफाइंग कंसेप्ट इस वजह से बोला जाता है कि जिस तरह से सेल थ्योरी की जो है वो डिस्कवरी हुई, उसके ऊपर काम हुआ, तो इसने एक यूनिफाइंग अपना कंसेप्ट बना लिया। जो भी चीज़ यूनिफाइंग अपना कंसेप्ट रखती है उसको आने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो रद्द नहीं कर सकते। तो सारे ही साइंटिस्ट ने मिलकर जो है ये यहाँ पे अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया कि अब एट द एंड जो है वो इस सेल्स के अबाउट जितनी भी डिस्कवरीज हो गई हुई हैं, एट द एंड हमने ये कहा कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसको जो है वो साइंटिस्ट ने मान लिया। और लेविस पास्टर ने जिस तरह से कहा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स दे कैन आल्सो कुड बी ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इनके जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई और उसको जो है वो साइलेंट फीचर्स के अंदर लेके आया गया। तो ये इट्स ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसमें हमने अडोल्फ रिचू के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने जो है वो लेविस पास्टर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है वो इन लोगों ने काम किया। अब इसके बारे में अगर सेल थ्योरी के अबाउट एक दो साइंटिस्ट का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देती हूँ कि सेल थ्योरी जो थी, इसमें अगर ये सेल थ्योरी जो थी वो स्टेटमेंट जो अपनी शो कर रही थी वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तमाम लिविंग थिंग्स को लेकर के बात हो रही थी। प्लांट की बॉडी की बात करेंगे, हम एनिमल की बात करें तो प्लांट की और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर नहीं बनती, बल्कि वन और मोर सेल से जो है वो मिलकर बनती है। सो आई कैन राइट इट एज all living organisms body composed of one or more cells। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो सेल से मिलके बनती है। उसके बाद सेल थ्योरी जो थी जब वो पब्लिश की गई थी तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उनका बहुत हार्ड वर्क मौजूद था सेल की थ्योरी पेश करने में। तो उसको भी जो है वो सेल की थ्योरी के अंदर रखा गया कि हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया और बहुत मेहनत और बहुत तगोदौर, बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है वो सेल थ्योरी जो थी वो पेश की गई थी। तो वहाँ पर जो है वो उनके हार्ड वर्क को भी शो किया गया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अपना बड़ा हार्ड वर्क जो था इस काम के लिए अपनी लगन को शो किया था। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और बोटेनिस्ट जो साइंटिस्ट था, शील्डन की अगर मैं बात करूं तो शील्डन ने 1838 के अंदर जो था वो सेल थ्योरी के ऊपर उसने काम किया। बेसिकली जो बोटेनिस्ट होते हैं, शील्डन की मैं अगर बात करूं तो शील्डन, तो बेसिकली जो शील्डन का काम था ये एक बोटेनिस्ट था
और इसने प्लांट्स के ऊपर काम किया था कि इसने प्लांट के अंदर जो था वो सेल को डिस्कवर करने की कोशिश की थी। और ये 1838 के अंदर इसने अपना काम किया था कि इसने लीव्स के अंदर जो था वो सेल को, प्लांट की बॉडी के अंदर सेल को इसने डिस्कवर किया। तो 1838 में ये चीज़ें जो है, ये जो MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं कि शील्डन ने कब काम किया, लुईस पास्चर ने कब काम किया, अडोल्फ विर्चू की अगर मैं बात करूँ तो उसने किस डेट में काम किया था। तो ये चीज़ें जो है वो MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन डेट्स को भी साथ साथ याद कीजिएगा। शील्डन जो था वो एक बोटैनिस्ट था और इसने प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था। उसके अलावा एक साचवान की मैं बात करूँ तो 1839 में साचवान ने काम किया था। उसने एक जोलॉजिस्ट वो बंदा था, तो उसने एनिमल की बॉडी के ऊपर जो था वो काम किया, तो एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सेल को डिस्कवर किया। साचवान इसने 1839 में काम किया कि शील्डन ने 1838 में प्लांट्स पे काम किया था और उसी को देकर के इसने 1 साल के बाद जो थी वो अपनी डिस्कवरी दे दी थी। एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स को इसने डिस्कवर करना शुरू कर दिया था। तो शील्डन ने भी इस काम में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली दी थी। सो अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ये डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी साइंटिस्ट की। इसके अलावा अडोल्फ विर्चू जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, बेसिकली वो एक जर्मन साइंटिस्ट था और वो एक पैथोलॉजिस्ट था। जिसको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं उसके ऊपर काम करता है। उन डिजीज़ के बारे में जो है वो स्टडी करता है कि ये डिजीज़ कैसे हुई, इनका कॉज क्या है, सिम्टम्स इसकी क्या है, इनके होने की वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती हैं। तो पैथोलॉजिस्ट था, उसने बेसिकली जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर जो था वह काम किया था। तो अडोल्फ विर्चू ने इसमें अपना बहुत अहम किरदार अदा किया और उसने जो है वो प्रपोज किया था थर्ड पास्टुलेट को, जो कि तीसरा पास्टुलेट है सेल थ्योरी का। इसने उसको मतलब आल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो इसका ये थर्ड पास्टुलेट जो था वो सक्सेसफुल हो गया। और शील्डन जो था वो एक बेसिकली एक पैथोलॉजिस्ट था। तो ये जो चीज़ें जिनके ऊपर मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि इनकी डेट्स आपने याद रखनी है, बेसिकली कि सचवान ने किस डेट में काम किया, अडोल्फ विर्चू ने जो है वो बेसिकली किस डेट में काम किया था। तो अडोल्फ विर्चू ने 1855 में काम किया था और लुईस पास्चर ने 1855 में अडोल्फ विर्चू ने काम किया था। और 1862 में लुईस पास्चर ने काम किया था। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जिस डेट में काम किया है ये आपने साथ कर लेना है, इसको याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो MCQs आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम MD-CAT की बात करते हैं तो बहुत से MCQs यहाँ से उठाए जाते हैं। इसके साथ साथ PPSC की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो ले लिए जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, CSS की बात करें तो यही जो चीज़ें होती हैं जिसकी हम 7 डेट्स याद नहीं करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो MCQs बेसिकली यहीं से बनते हैं। सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो इसमें जो है वो अडोल्फ विर्चू, लुईस पास्चर की खिदमात को आपने याद रखना है। इसके साथ साथ जो शील्डन है और सचवान ने जो काम किया था, तो इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी और व्हाट डू यू नो अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो ये बोर्ड के अंदर कई दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसको साथ देख लीजिएगा। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है वो डिस्कवरी की गई थी सेल की, कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस किस तरह से जो है वो मिला था। इससे पहले जो आने वाले साइंटिस्ट थे, अगर हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, तो उनके क्या क्या उन्होंने जो थे वो काम अपने किए थे। एक साइंटिस्ट ये कह रहा था कि सेल जो है वो वाज एन फुली एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, उसके बाहर जो है वो कोई भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो उसके आइडिया को जो है वो आकर के गलत साबित किया। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट आया उसने ये कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि सेल के अंदर जो है वो एम्प्टी स्पेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो फ्लूइड भी मौजूद है। अगर हम देखें तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद है। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया मिला, देन उसके बाद राइबोसोम्स मिले। तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली इन तमाम चीज़ों के अबाउट जो है वो स्टडी करनी है कि किस तरह से जो है ये सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो एनिमल की बॉडी के अंदर पाए गए। देन उसके बाद जो है वो डिस्कशन होगी, प्लांट की बॉडी को लेकर के भी बात होगी कि किस तरह से जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो थे वो मिले थे। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो कितनी टाइप्स के जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 उनको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। होप सो कि आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा, तो अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।